हे गाइस, यूपीएससी माइंड मैप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र की पहली सीरीज, जो कि पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं हम, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आइडिया देता है। ये हमें ये बताता है कि हमें किस बेसिस पे तैयारी करनी है, हमारा क्वेश्चन का पैटर्न क्या होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें टोटल 37 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, जिसे हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। और हम शुरुआत करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की शुरुआत करने से पहले उसके पीछे का हम कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं, ठीक है। उसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हम ये जानेंगे कि आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कंट्री में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी लॉज है, ये सब कहाँ से आया है, ये सब कैसे बना है। इसके लिए हमें अपनी हिस्ट्री को जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, आप सब कोई जानते होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में इंडिया आई थी। किस पर्पस से आई थी? ट्रेडिंग के पर्पस से। तो ये जो कंपनी ट्रेडिंग के पर्पस से आई थी, ये इतनी बड़ी कैसे बन गई कि इसने हमारे पूरे कंट्री को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो अब कहानी शुरू होती है मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन, जो लगभग 1707 से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई। और 1750 आते आते जो ये डिसइंटीग्रेशन है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, जिसने एक गैप पैदा कर दिया, ठीक है। और इस गैप को फिल करने के लिए अलग अलग साइड से आने लगे, जैसे कि मराठास, फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। और एट द एंड जो इसका विनर बना वो कौन बना? ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने दो बहुत ही फेमस बैटल का नाम जरूर सुना होगा, और अगर आपने नहीं सुना तो आप आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका नाम जरूर सुनेंगे। कौन कौन सा? 1757 में जो फेमस बैटल हुआ था, बैटल ऑफ पलासी, और 1764 में जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। ये डेट याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम्स में बहुत बार ये आ ही जाते हैं। 1757 में कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ पलासी। और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। ये किसके किसके बीच में हुआ था? बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बैटल ऑफ पलासी हुआ था, जिसका अल्टीमेट विनर कौन बना था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, किसके बीच में? नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्पायर के बीच में, ठीक है। ये तीनों एक साइड थे और इसके अपोजिट साइड कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके भी अल्टीमेट विनर कौन बने? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये दोनों बैटल के कारण ही जो इंडिया में उसका मेन जो पॉलिटिकल पावर स्टार्ट होता है, ये इसी दोनों बैटल को जीतने के बाद शुरू होता है। अब जब हम 1764 बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हैं, तो इसके बाद मुगल एम्परर का जो एम्परर था शाह आलम II, ठीक है, उसने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दिया। दीवानी राइट्स कहाँ का दीवानी राइट? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट। 1764 से लेके 1857 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे कंट्री में क्या बनकर सामने आई? टेरिटोरियल पावर बनके सामने आई। और फिर 1857 के बाद आपने 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सुना ही होगा, जिसको सिपाही म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारे सोल्जर्स ने या हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में जो म्यूटनी हुई थी, उसके कारण जो ब्रिटिश क्राउन है उसको ये समझ में आ गया कि शायद अब जो इसको रूल करना या जो टेरिटोरियल पावर को कंट्रोल करना ईस्ट इंडिया के कंट्रोल से बाहर हो गया है। तो अब जो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया? अब सारा जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देख सकते हैं, दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, ठीक है। पहला क्या है? एक्ट पास्ड फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, जो 1773 से 1853 तक है। और दूसरा जो एक्ट पास अंडर ब्रिटिश क्राउन रूल 1858 से 19
1947 तक है। 1947 के बाद आपको पता है कि हमारा कंट्री आज़ाद हो गया। उसके बाद हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर अलग अलग बने, जो फाइनली जिन्होंने सबने मिलके हमारा नया संविधान तैयार किया। और 26 जनवरी 1950 को फाइनली हमारा जो संविधान है वो इंडिया का संविधान इंडिया में लागू हुआ। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक्ट पास्ड फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल 1773 टू 1853। इसके तहत सबसे पहला जो रूल है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है। इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहला तो पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई, ठीक है। और सेंट्रलाइज करने के लिए जो गवर्नर है बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल और बंगाल बनाया गया। और जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल थे उनको बंगाल के अंदर ला दिया गया। तो क्या किया गया, सेंट्रलाइज पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई। पहले पावर 3 जगह पे थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। अब बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर जनरल है इनके पावर को कम कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ा दिया गया और इनको गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो हमारे सबसे पहले गवर्नर जनरल जो है वो कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। अब जो इसमें दूसरा बदलाव किया गया वो है सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट किया गया कलकत्ता में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम इसके अंदर किया गया वो 1774 में सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट किया गया। कहाँ पे किया गया, फोर्ट विलियम कहाँ है, कलकत्ता में। ये याद रखिएगा। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करने लगी कंपनी के ऊपर थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। अब इंडिया में जो भी रेवेन्यू अफेयर्स, सिविल अफेयर्स या मिलिट्री अफेयर्स होंगे उसको रिपोर्ट करेगा, किसको करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को करेगा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है जो स्टैब्लिश किया गया, इसमें कितने मेंबर थे, एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस। इसके अंदर अब दूसरा जो एक्ट लेके आया गया वो कौन सा एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये उस टाइम के जो पीएम थे विलियम पिट्स, उनके नाम पर रखा गया था, ठीक है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें लेके आई गई वो ये है कि इसमें जो पॉलिटिकल और कॉमर्शियल फंक्शन था उनको बांट दिया गया। किसमें बांट दिया गया, एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले ही बनाई जा चुकी थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको कौन सा पावर दिया गया, पॉलिटिकल मैटर को हैंडल करने का पावर दिया गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कौन सा पावर दिया गया, कॉमर्शियल अफेयर्स को हैंडल करने का पावर दिया गया। और कोर्ट ऑफ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उसके अंदर में कितने मेंबर थे, 6 लोग थे, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1784 में बनाया गया था उसके अंदर 6 मेंबर थे। अब जो तीसरा है वो एक्ट ऑफ 1786 है, ठीक है। ये क्या करता है, जो गवर्नर जनरल है उसको ये पावर देता है कि अगर इंडिया के सेफ्टी, पीस और इंटरेस्ट के अगेंस्ट में अगर कोई भी कुछ भी बातें हो रही है या कोई भी लॉ आया है तो वो उसको ओवर रूल कर सके। और दूसरी जो पावर दी गई गवर्नर जनरल को, वो कमांडर इन चीफ बना दिया गया। गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ क्या होता है, जो सुप्रीम कमांडर होते हैं फोर्स आर्मी। तो जो पहले कमांडर इन चीफ या पहला जो गवर्नर जनरल था जिनको ये पावर दिया गया वो कौन थे, कॉर्नवालिस। तीसरा जो एक्ट है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ कि जो कंपनी का मोनोपोली था ये 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। अब अगला जो इंपॉर्टेंट एक्ट लेके आया गया वो कौन सा एक्ट था, चार्टर्ड एक्ट 1813। इसके अंदर क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जो इंडियन के एजुकेशन के लिए फंड प्रोवाइड किया गया, 1 लाख रुपए दिया गया। 1 लाख रुपए किस चीज को खर्च करने के लिए दिया गया, इंडियन के एजुकेशन पे। लेकिन ये पैसा भी वो पूरी तरह खर्च नहीं कर पाए, ये तो अलग बात है, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर ये हुआ
कि जो कंपनी का मोनोपोली था ट्रेड में जो कंपनी का मोनोपोली था उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन दो चीजों पे, एक तो टी पे और ट्रेड विद चाइना के साथ ट्रेड, इन दोनों के ऊपर मोनोपोली को खत्म नहीं किया गया। बाकी जो भी ट्रेड थे उसके अंदर मोनोपोली को खत्म किया गया और अब ब्रिटेन से दूसरी कंपनी भी आके इंडिया में ट्रेड कर सकती है। अब नेक्स्ट जो एक्ट है वो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चेंजेस आए वो क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इसके अंदर सारे सिविल और मिलिट्री पावर दे दिए गए। और पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो कौन थे, विलियम बेंटिक। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, विलियम बेंटिक। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बदलाव जो आया चार्टर्ड एक्ट 1833 के अंदर वो क्या आया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्टिविटी था एज अ कॉमर्शियल बॉडी उसको खत्म कर दिया गया और अब इसको क्या क्या बोला गया कि अब तुम बस इंडिया को मैनेज करो, ठीक है। अब जो ट्रेडिंग है उसको बंद कर दिया गया और इसको क्या काम दिया गया कि अब ओनली मैनेजिंग इंडिया। नेक्स्ट क्या किया गया, जो लीगल मेंबर बॉडी को अपॉइंट किया गया जिसमें 4 मेंबर है, ये लीगल मेंबर के अंदर 4 मेंबर है, इसको गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किया गया और मैकॉले फर्स्ट लीगल मेंबर है। फर्स्ट लीगल मेंबर कौन है, मैकॉले के बारे में हम आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853, ये जो है इस सीरीज का, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सीरीज का ये लास्ट चार्टर्ड है। अब चार्टर्ड एक्ट 1853 के अंदर जो गवर्नर जनरल काउंसिल है उसका जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, गवर्नर जनरल काउंसिल का लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया और स्टैब्लिश किया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, किस चीज के लिए, फॉर लॉ मेकिंग। और क्या इंट्रोड्यूस किया गया, ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया किस चीज के लिए, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। अब जो आगे का इसके बाद जो हम देखेंगे 1857 में क्या हो गया, 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद जो पावर है वो ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली अपने हाथ में ले लिया, यहाँ तक वो इनडायरेक्टली रूल कर रहा था। अब जो ब्रिटिश क्राउन है वो अब 1858 से 1947 तक डायरेक्टली रूल करेगा और इसके अंदर वो अलग अलग एक्ट्स लेके आएगा। ब्रिटिश क्राउन के अंदर जो सबसे पहला एक्ट पास किया गया वो कौन सा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके अंदर जो पहला चेंजेस किया गया, गवर्नर जनरल का नाम बदल के वॉइसरॉय कर दिया गया, ठीक है। और जो हमारे पहले वॉइसरॉय है वो कौन बने, लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को के पोस्ट को खत्म कर दिया गया और न्यू पोस्ट लेके आया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसमें कितने मेंबर थे, 15 मेंबर। ये दोनों बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया गया और इन दोनों का जितना भी जो भी पावर था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दिया गया। और जो फाइनल डिसीजन, जो भी इनिशिएटिव और फाइनल डिसीजन था वो किसके पास रहता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो अब हम यहाँ पे ऐसे समझेंगे कि सबसे ऊपर जो है वो ब्रिटिश क्राउन है, इधर वॉइस रॉय, इधर जो इसका पार्लियामेंट है ये है, फिर पार्लियामेंट में कौन होते हैं, कैबिनेट के मेंबर, और इसी कैबिनेट के मेंबर में से 15 मेंबर को चुना गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए, ठीक है, जिसको इंडिया भेजा गया। और इन दोनों का काम क्या था, टू मैनेज इंडिया। अब जो नेक्स्ट एक्ट है वो कौन सा है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्या हुआ कि 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश को ये रियलाइज हुआ कि ऐसे लड़ाई झगड़े से काम नहीं चलेगा, ठीक है, इंडिया को कंट्रोल में रखना है तो उनका कॉपरेशन लेना पड़ेगा। इनको ये रियलाइज क्यों हुआ कि हमें कॉपरेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम
जब हमें वो सप्रेस कर रहे थे 1857 के रिवोल्ट को, जब वो सप्रेस कर रहे थे तो उन्हें बहुत जगह से कॉपरेशन मिला था, जैसे बहुत सारे लैंडलॉर्ड, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट का कॉपरेशन जो ब्रिटिशर हैं उनको मिला था। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि सेंट्रलाइजेशन से कोई काम नहीं चलेगा, ठीक है, अगर हमें उन्हें कंट्रोल करना है तो हमें उन्हें पावर देना पड़ेगा। तो ये सोच के उन्होंने क्या किया कि वॉइसरॉय नॉमिनेट करेंगे इंडियन को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है, वॉइसरॉय कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करेंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर, अभी तक ऑफिशियल मेंबर नहीं बनाया है, नॉन ऑफिशियल मेंबर बनाएंगे। तो 3 मेंबर को सबसे पहले नॉमिनेट किया गया। 3 मेंबर कौन कौन से थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। और दूसरा क्या किया गया, जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी है उनको वापस दे दी गई। इसके अंडर में 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी स्टैब्लिश की गई। कौन कौन सी? बंगाल 1862 में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस 1886 में और पंजाब 1897 में। और जो नेक्स्ट पावर दिया गया वो किसे दिया गया? वॉइसरॉय को, जो पहले कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वॉइसरॉय को क्या पावर दिया गया? टू इशू ऑर्डिनेंस। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई लॉ बनाने की जरूरत पड़ गई तो वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ये आप आगे पॉलिटी में पढ़ेंगे, जो ये ऑर्डिनेंस वाली बातें ये अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। पहले ये पावर वॉइसरॉय को थी, अभी ये पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। और इसकी जो वैलिडिटी है वो कितने दिन की है? 6 मंथ की। नेक्स्ट जो एक्ट है वो कौन सा है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। आप देख रहे होंगे जो इसके पहले एक्ट आया था वो 1861 में आया था और ये 1892 में, इसमें लगभग 30 से 31 साल का गैप हो गया। इस बीच में हमारे कंट्री में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से इवेंट हम देखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो ये था कि फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेशन का फॉर्मेशन कब हुआ? 1885 में। 1885 में फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हुआ। और इस पीरियड में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड था वो क्या था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो फ्रीडम था, आइडिया ऑफ फ्रीडम वो इमर्ज नहीं हुआ था। 1885 में लोगों ने नहीं सोचा था कि हमें आजादी चाहिए या कुछ भी चाहिए। लोग ये सोच रहे थे कि हमारा जो पार्टिसिपेशन हो वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। तो इसके कारण जो इंडियन काउंसिल एक्ट में जो बदलाव लेके आया गया था वो क्या था कि जो नंबर है नॉन ऑफिशियल मेंबर का सेंट्रल प्रोविंस और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में इंक्रीज कर दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल में भले नंबर तो बढ़ा दिया गया, लेकिन अभी भी ये था कि जो मेजॉरिटी है वो कौन मेंटेन करेंगे? वो ब्रिटिशर ही मेंटेन करेंगे, मेजॉरिटी उनकी ही रहेगी। और दूसरा जो लेके आया गया वो क्या था कि इंडियन मेंबर को अब ये परमिशन दे दिया गया कि अब उन्हें क्वेश्चन पूछने का और बजट डिस्कस करने का अधिकार है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। नेक्स्ट जो एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? मॉडले मिंटो रिफॉर्म। इसके पहले जो एक्ट था 1892 वाला, उससे कांग्रेस कुछ खास खुश नहीं थी, तो इसलिए उनने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। तो फाइनली जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 है, 1909 है, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें ऐड की गई। इसी बीच में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल को पार्टिसिपेट कर दिया गया था, पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल। मुस्लिम लीग का फाउंड हुआ था 1906 में। तो ब्रिटिश के ऊपर बहुत सारे प्रेशर बन रहे थे अलग अलग सोर्सेस से, तो एक अलग रिफॉर्म लेके आया गया जिसका क्या नाम दिया गया? ये इंडियन काउंसिल एक्ट को और किस नाम से हम जान सकते हैं? मॉडले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। मॉडले मिंटो रिफॉर्म इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम पे जो मॉडले थे वो सेक्रेटरी थे इंडिया के और जो मिंटो थे वो वॉइसरॉय थे इंडिया के। इसके अंदर क्या क्या बदलाव किया गया? तो सबसे पहला किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को इंक्रीज कर दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को, यहाँ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल साइज है उसको कितना बढ़ा दिया गया? 16 से 60 कर दिया गया। 16 से कितना कर दिया गया? 60 कर दिया गया। और इसके पहले जो हम इंडियन काउंसिल एक्ट में देखेंगे, इसमें भी नंबर इंक्रीज किया गया था। कितना इंक्रीज किया गया था? पहले 6 था जो हमने पहले देखा था,
6 से 16 कर दिया गया और अब ये अगले 1909 में 16 से 60 कर दिया गया। और इसके अंदर क्या लेके आया गया, फर्स्ट टाइम इंडियन ज्वाइन कर सकते हैं वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। पहले जो पर्सन है, पहले इंडियन जिसने इसको ज्वाइन किया था वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और उनको एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने के लिए है वो इस एक्ट का क्या है कि इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम लेके आए। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम का क्या मतलब है कि जो मुस्लिम मेंबर हैं उसको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट दे सकते हैं। और इसी के कारण जो पार्टीशन का सीड है, कहीं ना कहीं इसी को कहा जा सकता है कि इसी ने बीज बोया है हमारे कंट्री, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अलग अलग कंट्री जो डिवाइड हो गया। और जो फादर है कम्युनल इलेक्टोरेट के, उस वो किसको कहा जाता है, मिंटो को, क्योंकि उस टाइम पे जो वॉइसरॉय थे वो कौन थे, मिंटो। अब नेक्स्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इसको और किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, उस टाइम पे जो मॉन्टेग्यू थे वो सेक्रेटरी थे और चेम्सफोर्ड थे वो वॉइसरॉय थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसका जो फीचर्स था, इसने क्या किया, डिवाइड कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को दो लिस्ट में, एक सेंटर लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट। सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, स्टेट को उस टाइम पे प्रोविंसेस कहते थे, तो प्रोविंशियल लिस्ट। नेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको और किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू उस टाइम पे कौन थे, सेक्रेटरी थे, और चेम्सफोर्ड थे उस टाइम पे वॉइसरॉय थे, इसके कारण इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी दिया गया था। इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या था, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम लेके आया गया था, और जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसको एक्सटेंड किया गया। यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, यहाँ पे इसको एक्सटेंड करके किसके किसके लिए बढ़ा दिया गया, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, और इसमें तीसरी जो बात है वो क्या है, इसमें बाय कैमरलिज्म को लेके आया गया सेंट्रल लेवल पे। बाय कैमरलिज्म क्या होता है, जो दो हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। आज भी हम देखते हैं जो हमारा राज्यसभा और लोकसभा है, तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। और इसमें दूसरी चीज क्या लेके आई गई, डायरकी। अब डायरकी और बाइकैमरलिज्म में आप कंफ्यूज मत होइएगा। बाइकैमरलिज्म सीधी सी बात है, जो हमारा दो हाउस है, जो अपर हाउस लोअर हाउस है, और डायरकी किसे कहते हैं, जो लिस्ट है, जो अभी हम 7 शेड्यूल में जो लिस्ट पढ़ते हैं, 3 लिस्ट पढ़ते हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये पहले इस टाइम पे लेके आया गया था, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, डायरकी। डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पे, प्रोविंसेस में। पहले स्टेट को क्या कहा जाता था, प्रोविंस। तो प्रोविंस सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, ट्रांसफर और रिजर्व। मतलब सबसे पहले सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको देखेगी और इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखेगी। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पहला कौन सा, ट्रांसफर, और दूसरा रिजर्व। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट था वो कौन देख रहा था, प्रोविंस के अंदर गवर्नर। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था वो अलग जो मिनिस्ट्रीज थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मिनिस्टर्स थे वो ट्रांसफर सब्जेक्ट देख रहे थे। जो रिजर्व सब्जेक्ट था उसमें इंपॉर्टेंट जैसे पुलिस या जस्टिस, फाइनेंस, ये सब जो था ये प्रोविंशियल के रिजर्व लिस्ट में था, और ट्रांसफर लिस्ट में हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सब किस लिस्ट में रखा गया था, ट्रांसफर लिस्ट में। और जो लास्ट था वो क्या था कि 10 साल बाद इसे फिर से रिव्यू किया जाएगा। अब जो साइमन कमीशन है वो कौन सी ईयर में आया, 1927। इसके पहले जो 1919 में जो एक्ट आ गया था उसमें बोला गया था कि 10 साल बाद इसको रिव्यू किया जाएगा। तो
तो 1927 में आया उसके शेड्यूल के 2 साल पहले ही, जिसमें 7 मेंबर थे और उसको हेड कौन कर रहे थे? जॉन साइमन, जिनके नाम पे इसका नाम पड़ा है साइमन कमीशन। और इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी मई 1913 में। और इसी के बेसिस पे हम देखते हैं, हमने सुना है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुए थे? ब्रिटेन में हुए थे, जिनमें कांग्रेस के मेंबर्स को बुलाया गया था। और सिर्फ दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो कांग्रेस के मेंबर थे वो अटेंड हुए थे। और जो ऐसे मेंबर जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेट किए थे वो कौन थे? B.R. अम्बेडकर। इसमें जिसमें महात्मा गांधी ने दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, उसमें किस चीज की बात कही गई थी? कम्युनल अवार्ड की। कम्युनल अवार्ड क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर शेड्यूल कास्ट। सेपरेट इलेक्टोरेट उसने मुस्लिम के लिए बना दिया था, सिख, एंग्लो इंडियन और ये सब अलग अलग लोगों के लिए बना ही रखा था। अब नया चीज लेके आए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर शेड्यूल कास्ट। तो महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट थे और उस टाइम पे उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। पूना के यरवदा जेल में थे वो। तो उन्होंने फास्ट अनटू डेथ रख लिया, ठीक है, कि जब तक इस चीज को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक मैं खाना पीना सब कुछ छोड़ दूंगा, चाहे मेरी डेथ ही क्यों ना हो जाए। इसी में एक पैक्ट साइन होता है B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, जिसको कहा जाता है पूना पैक्ट। ठीक है, ये किसके बीच में होता है? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर। इसमें ये कॉम्प्रोमाइज होता है कि शेड्यूल कास्ट को हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, बल्कि उनको हम रिजर्वेशन देंगे। और इस बेसिस पे व्हाइट पेपर पब्लिश होता है। व्हाइट पेपर क्या है? इन सब चीजों में 1919 गवर्नमेंट ऑफ या जो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, इन सब का एक क्रक्स है, एक डॉक्यूमेंट समराइज करके बनाया गया है, जो फाइनल रिजल्ट के तौर पर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब जो नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया? डायरकी एट सेंट्रल लेवल। पहले डायरकी कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? एट प्रोविंशियल लेवल, लेकिन अब प्रोविंशियल लेवल से इसे एबॉलिश कर दिया गया और इसे सेंट्रल लेवल पे स्टैब्लिश कर दिया गया। ठीक है, और नेक्स्ट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में। नेक्स्ट जो है स्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया। फेडरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन का ही नाम बदल के हमने आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रखा हुआ है। नेक्स्ट जो है स्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में आया है। और जो नेक्स्ट है 2 नए प्रोविंसेस को स्टैब्लिश किया गया। कौन कौन से? पहला सिंध और दूसरा उड़ीसा। बर्मा को सेपरेट कर दिया गया। कैसे सेपरेट कर दिया गया? बर्मा इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन जो उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? सेम एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे। जो वॉइसरॉय इंडिया के थे वही वॉइसरॉय बर्मा के थे। तो अब दोनों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सेपरेट कर दिया गया। अब नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और इसके बाद हमें क्या मिल जाती है? आजादी। कब मिली ये? 15 अगस्त 1947। ये अबॉलिश कर दिया गया वॉइसरॉय, गवर्नर जनरल, ये सारे टाइटल, एम्पेरर ऑफ इंडिया, रॉयल टाइटल, किंग ऑफ इंग्लैंड, ये सारे टाइटल को एबॉलिश कर दिया गया। अब इंडिया में ब्रिटिश के लिए कोई भी टाइटल नहीं है। अब जो भी सारे लॉज बनेंगे वो इंडिया अपने अकॉर्डिंग बनाएगा और जो भी करेगा वो अपनी पॉपुलेशन, अपने पर्सन को ध्यान में रखते हुए सारे लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस बनाएगा। तो यहाँ हमारा जो भी एक्सप्लेनेशन है वो खत्म होता है और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। Which act of British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade in India? Regulating Act, Pitt's India Act, Chartered Act of 1813, none of the above. तो इसका सही आंसर क्या होगा? Chartered Act of 1813. ये deprived the company of its monopoly over trade in India, but it still enjoyed
its monopoly of trade with China and trade in tea. ठीक है, 1831 में क्या हुआ कि ट्रेड मोनोपोली छीन लिया गया, लेकिन चाइना के साथ ट्रेड और ट्रेड टी के लिए मोनोपोली अभी भी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या हुआ? इंक्रीज द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। The council was given power to discussing the budget and addressing question of executive council. Next, in which of the following act the provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta? Regulating Act 1773, Pitt's India Act 1784, Chartered Act 1813, Chartered Act 1833। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसके अंडर हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और कहाँ पे? फोर्ट विलियम कैलकाटा में। और जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? एलिजा इम्पे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा was established by regulating act of 1773 और लेम्स्टर was the first chief justice of court। बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। इसके पहले ही हमने देखा कि ये रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के अंडर आया है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा इम्पे। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लेम्स्टर। तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएटेड? इंडिया में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब बना, जिसको बाद में क्या नाम दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा है। ठीक है, तो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड? इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे जो ऑप्शंस है वो क्या है? रॉन्ग है। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑन 1 अक्टूबर 1937। सर मॉरिस ग्वारे वाज इट्स फर्स्ट चीफ जस्टिस, इसलिए ऑप्शन डी रॉन्ग है। इसमें से अबव ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया? 1935, 1937, 1946 और 1947। सो द करेक्ट आंसर इज 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो लिस्ट 1 में पहले देखते हैं क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, establishment of Supreme Court, permission to English missionary to work in India, appointment of law member in Governor General Council, Regulating Act 1773 list 2 में है, Pitt's India Act 1784, Chartered Act 1813 और Chartered Act 1833। इसमें कोड दिया हुआ है, इस हिसाब से जो ऑप्शन है वो आंसर बी है वो करेक्ट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर क्या हुआ? स्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इंडियन मिशनरी को इंडिया में कब परमिशन मिली? चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। और अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल 1833। In the context of Indian history, the principle of diarchy refers to diarchy क्या है? Division of central legislature into two houses, introduction of double government, that is central and state government, having two set of rulers, one in London and another in Delhi, division of subject delegated to the provinces into two category। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि डायरकी क्या है?
प्रोविंसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना, एक रिजर्व और दूसरा ट्रांसफर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। डायरकी हैज बीन derived from Greek word diarchy which means double rule. In the context of Indian history, the principle of diarchy refers to division of legislation subject into central and provincial category. The provincial subject was further divided into reserve and transferred category. ठीक है, ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल? एंड योर ऑप्शन इज एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947. सो द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ? डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ एट सेंट्रल लेवल इंस्टीड ऑफ प्रोविंशियल लेवल. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1995 प्रपोज सेट अप ऑल इंडिया फेडरेशन comprising of British India provinces and princely state. Supremacy of British Parliament remain intact under the Government of India Act 1935. अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुप्रीमेसी बना हुआ है. बर्मा को सेपरेट कर दिया गया. बर्मा was separated from India with effect from April 1937. The Government of India Act 1935 abolished the Council of the Secretary of State for India which was created in 1858. जिसमें कितने मेंबर थे? 15 मेंबर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो अबॉलिश करके ये लेके आ गया था ये बॉडी. Federal Court of India was established on 1st October 1937. Sir Maurice Corey was its first Chief Justice. The Central Federal Bank was established under this act, which was later known as Reserve Bank of India. ठीक है, इसके अंदर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया और सेंट्रल फेडरल बैंक को भी स्टैब्लिश किया गया, जिसको बाद में क्या नाम दिया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following acts set up diarchy system at the central level? Government of India Act 1935, Government of India Act 1990, Indian Council Act 1909, Indian Council Act 1892. So the correct answer is Indian Council Act 1935. अभी just हमने देखा diarchy was introduced at central level instead of provinces. Next question, the Act of 1909 was associated with introduction of separate electorate, decentralization, diarchy, legislative council. So the correct answer is answer option A, introduction of separate electorate. The Indian Council Act 1909 introduced separate electorate for Muslim community, sowed the seed of separate and eventually laid the partition of country. Next, which of the following is the principal feature of Government of India Act 1919? The introduction of diarchy is the executive government of the provinces, the introduction of separate communal electorate for Muslim, or devolution of legislative authority by the center to the provinces. Select the correct using the code. So the code is only 1, 2 and 3 only, 1 and 3 only, or 1, 2 and 3 all. So the correct answer is 1 and 3 only. The introduction of separate communal इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हुआ था? सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम को, और डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू द प्रोविंसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Montagu Chelmsford Reform of 1919 recommended granting voting right to all the women above the age of 21, or the Government of India Act of 1935 gave women reserved seat in legislature. So your option is, which of the statement given above is correct? Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. And the correct answer is B, only 2. In 1918, when British grant limited suffrage to women property holder and did not apply to British citizen in other part of the empire, despite the All Indian Women Deputation led by Sarojini Naidu to Edwin
Samuel Montague, the Secretary of the State, Indian women's demands were ignored in the Montague-Chelmsford reform, though they were not granted voting right, nor the right to stand in election. Government of India Act 1919 allowed provincial council to determine if women could vote, provided they might stagnant property, income or education level. So hence statement 1 is not correct. And statement 2 क्या था? Government of India Act 1935 extended the principle of communal representation by providing separate electorate for depressed class and scheduled caste, women and labor. So option 2 is correct. Next question with reference to Indian Civil Service. Which of the following statement is correct? Government of India Act 1919 provide for a separate examination for a civil service which was to be held in India. In the Indian Civil Service in 1941, the percentage of Indian was more as compared to the European. Select the correct answer using the code given below. One only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. The answer is both 1 and 2. Both the statement is correct. Following the Lord Macaulay report of the Selected Committee of British Parliament, the concept of merit-based civil service in India was introduced in 1854. For this purpose, Civil Service Commission was set up in London and competitive examination set up in 1885. Government of India Act 1919 provide for separate examination for the Indian Civil Service, which was to be held in India, first in Allahabad and later in Delhi. In 1941, in Indian Civil Service, the percentage of Indian was more as compared to the European. Next question, which of the following act introduced the principle of constitutional autocracy? The Indian Council Act of 1909, the Government of India Act 1919, the Government of India Act 1935 or the Indian Independence Act 1947. So the correct answer is option C, the Government of India Act 1935. The principle of constitutional autocracy was introduced by Government of India Act 1935. This act vested the executive authority of provinces in the governor and of centre in the Governor General on behalf of the Crown. Next question. The Indian legislature was made bicameral for the first time by Indian Council Act of 1892, Indian Council Act of 1909, the Government of India Act of 1919, the Government of India Act of 1935. And the correct answer is Government of India Act 1990. The Government of India Act 1919 made Indian legislature bicameral for the first time. It was consist of upper house named Council of State and lower house named Legislative Assembly. Council of State and Legislative Assembly. The Council of State was composed of 60 members, of whom maximum 20 members could be official in accordance with Section 18 of the Government of India Act 1919. The lower house was called the Central Legislative Assembly, and under Section 19 of this Act, it originally provided 140 members with 100 elected and 40 nominated. It noteworthy that under the rule made for implementation of 1990 Act, provinces was made of 60 members with 33 elected and 27 nominated in the Council of State, while the number of members of Legislative Assembly was increased first to 143, then to 145. When the number was increased to 143, 102 elected and 41 nominated, and when the number is 145, 104 elected and 41 nominated. Then it is notable that one member in each house was elected from Berar out of nominated member. Due to member from Berar being nominated as the result of an election held in Berar, it was introduced in the number of elected members in many mentions. Next, which of the following act introduced a bicameral legislature at center?
First 1961 Act, 1917 Act, 1919 Act, 1915 Act. Correct answer is 1919 Act. The power of President to issue ordinance is relic of Government of India Act 1990, Government of India Act 1935, Government of India Act 1909 or Indian Independence Act 1947. And the correct answer is Government of India Act 1935. Though the British Indian Viceroy was empowered to promulgate ordinance without the permission of Legislative Council under the Indian Council Act 1861. However, the President power to promulgate ordinance Article 123 President power to promulgate ordinance under Article 123 inspired by Section 42 of Government of India Act 1935, which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their country. Chartered Act 1833, Chartered Act 1853, Government of India Act 1858, Indian Council Act 1861. And the correct option is option A, Chartered Act 1833. Section 87, one of the most important section of the Chartered Act 1833. It stated that no person of India or the Crown would be debarred from any place, post or service subject to company on the ground of religion, place of birth, descent or color or any of them. Subsequently, Section 87 of the Act 1833 laid down the foundation for the participation of Indian in administration during the political movement. The distribution of power between center and the state as in the Constitution of India is based on which of the following plan? Morley Minto Reform 1909, Montagu Chelmsford Reform 1919, Government of India Act 1935 or Indian Independence Act 1947. Option C, Government of India Act 1935. The separation of power was made by the Government of India Act 1935. It divided the legislative power between center and provincial legislature and replaced diarchy in province with diarchy at the center. The Act also envisaged establishment of Federation of India made up of both British India and some of princely state. However, this part is never implemented. A federal system and diarchy at the center was introduced in India by the government, the Act of 1909, the Act of 1990, Act of 1935, none of the above. Answer is C, Act of India 1935. The provision for the establishment of All India Federation was included in the Government of India Act 1935, August of 1940, Government of India Act 1919, Cabinet Mission Proposal 1946. Correct answer is Government of India Act 1935. Which of the following act provided for a federal polity in India? Government of India Act 1909, Government of India Act 1990, Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947. And the correct answer is Government of India Act 1935. In the federation established under the Act of 1935, residuary power were given to the federal legislature, provincial legislature, governor general or provincial governor. And the answer is governor general. Residuary power is subject to governor general. Residuary power was given to governor general in the federation established under the Government of India Act 1935. In the federation established by Government of India Act of 1935, residuary power was given to the federal legislature, governor general, provincial legislature, provincial government. Of course, option B, governor general. Next question is, which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in Government of India Act 1935? A written constitution for a country. Next, elected representation responsible to the legislature, envisaging a scheme of federation, nomination of official member to the legislature. And the correct option is a written constitution for a country. Provinces for a written constitution for a country was not mentioned in the Government of India Act 1935, not mentioned.
The demand of the constitution was accepted in principle by British government is in what is also known as August Offer of 1940, in which the British government concurred that the framing of new constitutions should be primarily the responsibility of Indians themselves. In 1942, Sir Stafford Cripps, a member of British cabinet, came to India with draft proposal of British government on the framing of an independent constitution to be adopted after the World War II. Amongst the following was not a salient feature of the Government of India Act 1935. The Act provided for an All India Federation. Residuary subject was allotted to provincial legislature. It marked the beginning of the provincial autonomy, or it abolished hierarchy at the provincial level and introduced it at central level. So option B is correct. Residuary subject was allotted to provincial legislature. Residuary subject was neither allotted to centre nor provincial legislature. Residuary was vested in a Viceroy of India. Thus, B is not a silent feature of Government of India Act 1935. Next question, was the Government of India Act 1935 important? It is the main source of Constitution of India. It gave independence to India. It envisages partition of India, or it abolishes a native state. So option A is correct. It the main source of Constitution of India. Government of India Act 1935 is an important source of the Constitution of India. Many provinces of Indian Constitution, like federal government, hierarchy at the center, distribution of power between center and state, and establishment of federal court has been taken from it. Which of the following act led to separation of Burma from India? The Indian Council Act 1909, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947. Option C is correct. Government of India Act 1935. Burma was separated from India according to Province of Government of India Act 1935. In how many provinces was Congress Ministry formed in the election of the year 1937? The provincial election was held in British India in 1936-97 as mandated by the Government of India Act 1935. The election was held in 11 provinces. Which provinces? Madras, Bihar, Central Province, Odisha, United Province, Bombay Presidency, Assam, Northwestern Frontier Province, Bengal, Punjab and Sindh. The Congress Ministry was formed in 8 provinces out of 11 in election of 1937. Thus, none of the given options are correct. The proposal of framing the Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by Simon Commission, Government of India Act 1935, Cripps Mission, British Cabinet Delegation. Option C is correct. Proposal for framing of Indian Constitution after the end of Second World War by an elected Constituent Assembly made by Cripps Mission 1942. The object of Ilbert Bill in reference to colonial rule in India was to bring Indian and European at equal status as far as the penal jurisdiction of the court was concerned, to put a strict restriction on local press because they were considered anti to colonial ruler, to conduct administrative service in India, to encourage Indians to participate in it, to amend the Arms Act for weapon permit to Indian. Option A is correct. To bring Indian and European at equal status as far as penal jurisdiction of court was concerned. This Ilbert Bill was introduced in 1883 for British India by Viceroy Ripon, who proposed an amendment to existing law in the country at the time to allow Indian judges and magistrates the jurisdiction to try British offender in criminal cases at district level, something which is not allowed at that time.
Next, as per the cabinet mission plan in the Constituent Assembly to decide allotted member seat in each provinces, one representative was in ratio to which population? 8 lakh, 10 lakh, 12 lakh, 15 lakh. Correct option is B, 8 lakh. The cabinet mission arrived in India in 1946. The mission proposed a plan for a formation of Constituent Assembly to frame a constitution for the Indian Union. The representative for provinces was based on the population, roughly one representative over 10 lakh population. Who among the following person was not a member of the cabinet mission? Williams Wood, Patrick Lawrence, Stafford Cripps, A.B. Alexander. Option A is correct. So the member of cabinet mission was Sir Patrick Lawrence, Stafford Cripps, A.B. Alexander. And William Woods was not a member of cabinet mission. Next, Indian Constituent Assembly was established under Government of India Act 1935, Cripps Mission 1942, Cabinet Mission 1946, Indian Independence Act 1947. And the option C is correct. Cabinet Mission 1946. The Constituent Assembly of India was constituted under Cabinet Mission 1946 on the basis of indirect election. In the interim government formed in 1946, the vice president of the Executive Council was Jawaharlal Nehru, Sir Dr. S. Radhakrishna, C. Rajagopalachari, Dr. Rajendra Prasad. On the August 1946, interim government was announced on the condition that interim government would take charge latest on 2nd September 1946. Viceroy was president of the Executive Council while Jawaharlal Nehru was designated as vice president of the Executive Council. Who was the following was not a member of interim national government formed in August 1946 AD? C. Rajagopalachari, Dr. Rajendra Prasad, Dr. S. Radhakrishna, Jagjeevan Ram. Option C is correct. Dr. S. Radhakrishnan. According to Cabinet Mission Declaration, an interim government was constituted on 2nd September 1946 from a newly elected Constituent Assembly. C. Rajagopalachari was Education Minister. Dr. Rajendra Prasad, Food and Agriculture Minister. Jagjeevan Ram was the Minister of Labour. However, Dr. S. Radhakrishna was not a member of interim government. Next, assertion and reason. According to Webel plan, the number of Hindu and Muslim members in the Executive Council was to be equal. Reason, Webel thought that this agreement would have avoided the partition of India. Code. Both A and R are individually true and R is correct explanation of A. Both A and R are individually true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. So the correct answer is C. A is true, but R is false. In October 1943, Lord Webel, who had succeeded Lord Linlithgow as Viceroy, made an attempt to resolve the deadlock in India. He went to England for consultation in March 1945. There he thoroughly discussed with British government about Indian administration and made some proposal. In June 1945, his proposal was made public by the name of Webel Plan. He proposed reconstruction of Governor General Executive Council, which would have balance and representation of main community, including equal proportion of Muslim and Hindu. All the portfolio except defense were held by Indian member, including foreign department. The Webel plan proposal an equal representation of Hindu and Muslim in an executive council. Apart from Viceroy and Commander-in-Chief in Executive Council, all the members were Indian. Thus, it is clear that the Webel plan was intended to remove the deadlock on constitutional matter and political issues and to promote the self-governance of
for Indians but never intended to unite the Hindu-Muslim to avoid partition of India. Thus the statement is true but the reason is false. Who gave the idea of Constituent Assembly? Firstly, for the formation of Constitution of India. Swaraj Party in 1934, Congress Party in 1936, Muslim League in 1942, All Party Conference in 1946. Correct answer is Swaraj Party in 1934. The Swaraj Party in its conference at Ranchi in May 1934 presented the policy of Constituent Assembly. It was to be composed of Indian representatives elected on the basis of adult suffrage. It was first occasion when Indian demanded for Constituent Assembly. Next, which of the following statement is true in relation to Constituent Assembly? Assembly was based on adult suffrage. Assembly was a result of direct election. Assembly was a multi-party body. Assembly worked through various committees. Choose the correct answer by using the code below. Code 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 1, 2, 3, 4. And the correct option is option C, 3 and 4. The Legislative Assembly of State were used as electoral college for the formation of Constituent Assembly. In this way, the Constituent Assembly was a result of indirect election. People of several parties were involved in it. Constituent Assembly form a number of committees in operate its working. Next, which of the following statements are correct regarding to Indian Constituent Assembly? It was not based on adult franchisee. It was resulted from direct election. It was not a multi-party body, or it worked through several committees. Select the correct answer using code given below. A and D, A and B, B and C, A, B, C and D. So the correct answer is A and D. Option A. The Constituent Assembly meet for the first time in New Delhi on 9th December 1946 in the Constitution Hall, which is now known as Central Hall of Parliament House. As to its composition, the Constituent Assembly was to be partially elected and partially nominated. The member to be indirectly elected by member of Provincial Assembly, who themselves were elected on a limited franchisee. It is a multi-party body. The Congress, the Muslim League and some independent member also got representation. The Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with different tasks of constituent maker. Out of these, 8 were major committee and other were minor committees. Next, which one of the following is an incorrect statement? It worked with the help of incorrect statement about the Constituent Assembly. First, it worked with the help of a large number of committees, the most important among them being the drafting committee. Minority committee like Christian, Anglo-Indian, Parsis were adequately represented in the assembly. It was elected on the basis of universal adult franchisee. Its electoral process was based on the 6th schedule of the Act of 1935, which allowed for the restricted franchisee based on tax, property and educational qualification. So the correct option is C. It was elected on the basis of universal adult franchisee. The member of Constituent Assembly was elected by the member of Legislative Assembly of Provinces on the basis of indirect election and not on the basis of universal adult franchisee. Universal adult franchisee enable all citizens to be involved in the government of their state based on adult suffrage. Next question, member of the Constituent Assembly who drafted the Constitution of India were nominated by British Parliament, nominated by Governor General, elected by Legislative Assembly of various provinces, elected by Indian National Congress by Muslim League.
Correct option is option C. The member of Constituent Assembly were elected by member of Legislative Assembly of various provinces. Each province and each Indian state or group of states were allowed the total number of seats proportional to their respective population, roughly in the ratio of 1 to a million. As a result, 292 members were elected through the Provincial Legislative Assembly and 4 members were represented the Chief Commissioner provinces, while the Indian princely state were allowed a minimum of 93 seats. With reference to Indian history, the members of the Constituent Assembly from the provinces were directly elected by the people of those provinces, nominated by Indian National Congress and the Muslim League, elected by Provincial Legislative Assembly, or selected by government for their expertise in constitutional matter. Correct option is option C, elected by Provincial Legislative Assembly. As per the recommendation proposed by Cabinet Mission 1946, members of Constituent Assembly were elected by the member of Provincial Legislative Assembly. How were the members of Constituent Assembly elected? Directly by people, nominated by Congress, nominated by Indian ruler, or by Provincial Assembly. So the correct option is by Provincial Assembly. Next question, who was the first elected chairman of Constituent Assembly? First elected chairman of Constituent Assembly, Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Sachidanand Sinha, Dr. Rajendra Prasad, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Correct option is option C, Dr. Rajendra Prasad. Dr. Sachidanand Sinha was temporarily chaired the first meeting of the Constituent Assembly, which was held on 9 December 1946. The Constituent Assembly elected Dr. Rajendra Prasad as permanent chairman on 11 December 1946. Dr. Rajendra Prasad name was proposed by J.B. Kripalani. So, temporary member Sachidanand Sinha, permanent member Dr. Rajendra Prasad. Next question, who chaired the first meeting of Constituent Assembly? देखिए क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ इलेक्टेड चेयरमैन और यहाँ पे दिया हुआ है चेयर्ड फर्स्ट मीटिंग। तो जैसे आपने ऊपर पढ़ा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो आपने अभी जस्ट पढ़ा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो टेम्पररी मेंबर बने थे, उन्होंने फर्स्ट मीटिंग को चेयर किया था। The first day session of Indian Constituent Assembly was chaired by Dr. Rajendra Prasad, Dr. Sachidanand Sinha, Dr. B.R. Ambedkar, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगेन क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट डे सेशन मतलब सबसे पहला दिन जो सेशन हुआ था उसको किसने चेयर किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। was chairman of Constituent Assembly of India. Option A, Dr. Rajendra Prasad, Dr. B.R. Ambedkar, Mr. Iyer, Pandit Jawaharlal Nehru. Answer is A, Dr. Rajendra Prasad. Next question, who was the president of Constituent Assembly of Independent India? Dr. Bhimrao Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, Rajgopalachari, K.M. Munshi. Option B, Dr. Rajendra Prasad. Constituent Assembly of India was established on 10 June 1946, 9 December 1946, 26 November 1946, 26 December 1949. Option B, 9 December 1946. और इसी दिन चेयर किया था, किसने चेयर किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 2 दिन बाद किसे इलेक्ट किया गया परमानेंट मेंबर के रूप में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। The first session of Constituent Assembly was held on 9 December 1946, 15 August 1947, 26 November 1949, 26 January 1946. None of the above or more than one of the above. So the correct answer is none of the above. आजकल बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो गया है, अब इस ऑप्शन और इस ऑप्शन 2 को अलग अलग कर दिया गया है। Next question, when was the Constituent Assembly established? December 1946, December 1948, November 1950, December 1951. And the correct answer is option A, December 1946.
Next question, when was the first session of the Constituent Assembly held? 10 June 1946, 9 December 1946, 19 November 1947, 30th June 1949. And the correct answer is option B, 9 December 1946. The first session of the Constituent Assembly began on 9 December 1946 and ended on 23rd December 1946. This session was attended by 207 members. Next question, when did the Indian Constituent Assembly met for the first time? 26 January 1950, 15 August 1947, 9 December 1946 or 19 November 1949. And the correct answer is option C, 9 December 1946. Next question, the resolution for giving the Constitution to India was adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1946, 22nd January 1947, 28th February 1947, 26th July 1946. And the correct answer is option B, 22nd January 1947. On the 22nd January 1947, a resolution for Constitution of India was unanimously adopted by Constituent Assembly. Next question, who proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution? Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar, B.N. Rao, Mahatma Gandhi. And the correct answer is option A, Jawaharlal Nehru. The proceeding of the Constituent Assembly started in objective resolution passed by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946. The objective resolution was unanimously passed on 22nd January 1947. Later, this objective resolution became the foundation of the preamble of Indian Constitution. Next question, who of the following present the objective resolution? Dr. B.R. Ambedkar, Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Dr. C.V. Desmukh. And the answer is option B, Pandit Jawaharlal Nehru. Next question, in relation to formation of the Constitution of India, which of the following statement is correct? Resolution of objectives by Nehru affected the making of the Constitution. Preamble fulfilled various important objectives. People of India ordered or directed the Constitution. Head of the state is elected by the people directly. Quote 1, 2 and 3, 1, 3 and 4, 2, 3 and 4, all of the above. And the answer is option A, 1, 2 and 3. Under Indian Constitution, the head of the state, that is the president, is not elected by the people directly but by the people's representative, which include elected member. याद रखिएगा यहाँ पे ये elected member होते हैं, nominated member इसमें participate नहीं करते president के election में. So elected member of both the House of Parliament, elected member of state legislature, assemblies of all the state including union territories. इसमें दो union territory include है, एक तो दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी. Rest other three options are correct. Next question, how many sessions of the Indian Constituent Assembly were conducted for the formulation of Indian Constitution? 7, 9, 12, 15. So correct option is option C, 12. The Constituent Assembly took 2 years, 11 months and 18 days to complete its historic task of drafting Constitution. कितने दिन लगे? 2 साल 11 महीने 18 दिन. Okay. During this period, there were 11 sessions covering a total of 165 days. Apart from this 11 session, one more session held on 24th January 1950 in which the members appended their signature. So option C are correct. Next question, how much time the Constituent Assembly took to frame the Constitution of India? 2 year 11 month 18 days, 2 year 7 month 23 days, 3 year 4 month 14 days or 3 year 11 month 5 days. Correct answer is option A, 2 year 11 month 18 days. चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मैच द फॉलोइंग. तो पहले हम एक साइड की लिस्ट एक्स देखेंगे, उसके बाद लिस्ट वाई को देखेंगे. ठीक है, लिस्ट एक्स में क्या है? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नेक्स्ट, ओरिजिनली the only Congress member of drafting committee.
Next, member of Constituent Assembly representing Rajasthan's princely state. Next, chairman of Union Constitution Committee. और लिस्ट वाई देखते हैं हम। वीटी कृष्णमाचारी, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, एच सी मुखर्जी। तो अब इसमें क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बी। इसके कोड के हिसाब से आंसर जो होगा वो बी होगा। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एच सी मुखर्जी, द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी के एम मुंशी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राजस्थान प्रिंसली स्टेट वीटी कृष्णमाचारी और चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, देखते हैं इसमें क्या है। द फर्स्ट टेम्पररी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फ्रैंक Anthony, who was nominated by the then temporal president Sachidanand Sinha on 9th December 1946. H.C. Mukherjee was the first permanent vice president of the Constituent Assembly. Next question, who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? B.R. Ambedkar, J.B. Kripalani, Jawaharlal Nehru, Alladhi Krishna Swamy Iyer. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी विथ अदर प्रोमिनेंट कमिटीज। जवाहरलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट। द अदर कमिटीज एंड देयर चेयरमैन वर द कमिटी ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमिटी जवाहरलाल नेहरू, ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल, एक्सक्लूडेड एरियाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड दिस कमेटी हैड टू सब कमेटी। इस कमेटी का दो सब कमेटी था। कौन कौन सा? फंडामेंटल राइट सब कमेटी जिसके चेयरमैन कौन थे? जेबी कृपलानी। एंड नेक्स्ट माइनॉरिटी सब कमेटी चेयरमैन एच सी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग। लिस्ट वन देखते हैं, फंडामेंटल राइट, स्टीयरिंग, यूनियन पावर, ड्राफ्टिंग। लिस्ट टू में बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, सरदार पटेल। तो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एंड ट्रैवल अफेयर, एक्सक्लूडेड एरिया के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सरदार पटेल। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद, यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर थे। तो द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विच वाज नॉट मेंशन। इसमें वो कहीं मेंशन ही नहीं किया गया राजेंद्र प्रसाद जी का नाम। सो हेंस नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। इसमें गिवन में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। Who was the chairman of Provincial Constitution Committee of the Constituent Assembly? Dr. B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Sardar Patel. So आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। सरदार वल्लभ भाई पटेल was the chairman of Provincial Constitution Committee of Constituent Assembly. Next, who was chairman of Drafting Committee of the Indian Constitution? Dr. Bhimrao Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, Sachidanand Sinha, C. Rajgopalachari. So the correct answer is option A, Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. It was the most important committee since it was tasked with responsibility of drafting the constitution. Next question, the chairman of drafting committee of Indian Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad, Dr. Jawaharlal Nehru, Dr. B.R. Ambedkar and Purushottam Das Tandon. So the correct answer is Dr. B.R. Ambedkar. Next question, who was the chairman of advisory committee on fundamental right and minorities constituted by the Constituent Assembly? Pandit Nehru, Sardar Patel, B.N. Rao or Ambedkar. So the correct answer is Sardar Patel. Chairman of Advisory Committee on Fundamental Right and Minorities, Sardar Patel. So Sardar Patel was the chairman of Advisory Committee on Fundamental Right, Minority, Tribal and Excluded Area. This committee has two subcommittee, Fundamental Right Subcommittee and Minority Subcommittee. फंडामेंटल राइट सब कमेटी किसके अंडर में थी? जेबी कृपलानी। और माइनॉरिटी सब कमेटी किसके अंडर में थे? एच सी मुखर्जी।
Next question, the drafting committee of the Constituent Assembly under Dr. B.R. Ambedkar had how many other members? 7, 6, 5, 4. So the correct answer is 6. There are 6 other members in drafting committee constituted under chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. Member were N. Gopala, Swami Iyengar, Alladi Krishna Swami Iyer, K.M. Munshi, Muhammad Sadullah, B.L. Mittal, D included, replacing B.L. Mittal, and T.T. Krishnamachari was included after the death of D.P. Khaitan in 1948. Okay, next, who among the following were the member of the drafting committee of the Constituent Assembly? अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसी पे नीचे क्वेश्चन है. N. Gopala Swami, Jawaharlal Nehru, Alladi Krishna Swami Iyer, Sardar Patel. And select the correct answer using the code given below. Code क्या है? 1, 2 and 4, 2 and 4, 1 and 3, 2, 3. So the correct answer is option C, 1 and 3. 1 and Gopala Swami and 3 is Alladi Krishna. Next, who among the following was not a member of drafting committee of the constitution? Muhammad Sadullah, K.M. Munshi, A.K. Iyer, Jawaharlal Nehru. So the correct answer is Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru member नहीं थे drafting committee के. The Constituent Assembly was set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. कब इसको constitute किया गया था? कब सेट किया गया था? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 और 29 अगस्त 1947. So the correct answer is 29th August 1947. On 29 August 1947, by resolution, drafting committee was formed under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to discuss and decide the form and structure of the constitution. Next question, who was the constitutional advisor at the time of formation of the constitution? Constitutional advisor, Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, B.N. Rao. So the correct answer is B.N. Rao. Sir B.N. Rao was appointed as the constituent advisor during the formation of constitution. Next question, the first draft of the constitution was prepared by Dr. B.R. Ambedkar, B.N. Rao, K. Sanathanam, K.M. Munshi. And the correct answer is B. B.N. Rao. The first draft of the constitution was prepared by the constitutional advisor B.N. Rao, which was put before drafting committee for opinion, discuss and change in it. Original draft proposed by Mr. Rao included 243 articles and 13 schedules. Next question, when did the Constituent Assembly adopt the national flag? 22nd July, 22nd July 1947, 23rd July 1947, 25th July 1947 or 15th August 1947. So the correct answer is option A. The national flag of India was adopted during 4th session of the Constituent Assembly, that was on 22nd July 1947. Who was the chairman of National Flag Committee? C. Rajgopalachari, Dr. Rajendra Prasad, J.B. Kripalani, Dr. B.R. Ambedkar. So was the chairman? Option B, Dr. Rajendra Prasad. There were the two flag committee mentioned in Indian history. For the first, the flag committee constituted on 2nd April 1931 at Karachi session under the chairmanship of Sardar Vallabhbhai Patel. And second, ad hoc committee on national flag was formed on 23rd June 1947, whose chairman was Dr. Rajendra Prasad. So, as the question in the above, chairman of the flag committee constituted by Constituent Assembly. So, the correct answer is B, Dr. Rajendra Prasad. J.B. Kripalani was neither chairman nor a member of any of the flag. Next question,
Consider the following statement. The design of national flag was adopted by the Constituent Assembly of India on 22nd July 1947. Next, the wheel in national flag has 21 spokes. Next, the ratio of the width of national flag to its length is 3:4. Which of the above statement is correct? 1 and 2, 1 only, 2 and 3, 2 only. So the correct option is option B, 1 only. The design of the national flag was adopted by Constituent Assembly on 22nd July 1947. So statement 1 is correct and there are 24 spokes. यहाँ पे जो आप देखते हैं अशोक चक्र, इसमें कितने स्पोक्स होते हैं? 24 स्पोक्स. कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें 21 स्पोक्स नहीं होते हैं. And the width of the length ratio is 2:3, not 3:4. 3:4 is wrong. 2:3. Now the next question is, when was the third reading of the Indian Constituent Assembly started? 14th November 1949, 14th November 1948, 25th November 1948 or 25th November 1949. So the third reading of the Constitution by the Constituent Assembly was started on 17th November 1949 and completed on 26th November 1949. Hence, none of the given option are correct क्योंकि कहीं भी 17 November mention नहीं है. Next question is, the Constitution of India was completed on 26th January 1950, November 26, 1949, February 11, 1948 or none of the above is correct. So, the correct answer is option B, November 26, 1949. The preamble of the Constitution states, "We, the people of India, enact, adopt and give to ourselves this Constitution on 26th November 1949. This date is considered as the date of adoption, completion and passing of Constitution. On the same day, the provision related to citizenship, interim parliament, emergency came into force. Rest of the provision came into effect on 26 January 1950. Thus, 26 January 1950 is considered as enforcement date of the Constitution and completed date was 26 November 1949. Next, the Indian Constitution was adopted by Constituent Assembly on 26 November 1949, 15 August 1949, 2nd October 1949 or 15 November 1949. Correct option is 26 November 1949. इसको आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन विच डेट? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 और 15 जुलाई 1947. करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949. Constitution of India came into force on 26 January 1950, 23rd January 1950, 15 August 1947 और 26 December 1949. Correct option is 26 January 1950. तो जैसे कि आप देखते हैं एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा के अलग अलग वे में आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है. तो अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा ना तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, mention the correct date of last meeting of the Constituent Assembly of India. 26 November 1949, 5 December 1949, 25th Jan 1950, 25th Jan 1950. So the correct option is option C, 24th Jan 1950. The Constituent Assembly completed the task of drafting a constitution in 2 years, 11 months and 18 days. And the last session, that is 11th session, was held on 26 November 1949. Apart from this 11th session, the Constituent Assembly met on 24th January 1950 when the member was signed the Constitution of India. So 11 plus 1 12, तो टोटल कितने मीटिंग हुई थी? 12. और लास्ट मीटिंग कौन सी थी?
24 जनवरी 1950 वाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, January 26 was selected as the date for the inauguration of the constitution because the Congress had observed it as the Independence Day in 1930. On that day, the Quit India movement was started in 1952. It was considered to be an auspicious day, or none of the above. So option A is correct, क्योंकि कांग्रेस had observed it as the Independence Day in 1930. कहाँ ऑब्जर्व किया था? पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन जब जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, so the पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन was promulgated by the Indian National Congress in Lahore session on December 1929, where Congress asked people of India to observe 26 January as Independence Day. After that, Congress regularly observed 26 January as Independence Day of India. The new Constitution India, as drafted and approved by the Constituent Assembly of India, was mandated to come into effect from 26 January 1950 to commemorate the 1929 Declaration. ठीक है, और ये डिक्लेरेशन जवाहरलाल नेहरू ने लेके आए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय Constituent Assembly, British Parliament, Governor General, Indian Parliament. Of course, the correct answer is Constituent Assembly. The Constitution was adopted by Constituent Assembly at its 11th session on 26 November 1949. Okay. Next, the Constitution was adopted by Constituent Assembly on 15th August 1947, 30th June 1948, 26 November 1949 or 26 January 1950. So the correct answer is 26 November 1949. Next, the Constitution of India was enacted on 26 November 1949 by Constituent Assembly, Governor General of India, Parliament of India, British Parliament. Option A is correct, Constituent Assembly. The Constitution of India was enacted on 26 November 1949. The preamble of the Constitution say, "We, the people of India, having solemnly resolved India in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution." Next question, the Constitution of India was adopted and enacted on 26 January 1950, 11 February 1948, 26 November 1949 or none of the above. Correct answer is option C, 26 November 1949. Next, Constitution Day of India is celebrated on 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर सिंस द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली on 26 November 1949 and signed by President Rajendra Prasad. Some of the provision of the Constitution came into force at once, while the remaining provision of the Constitution came into force on 26 January 1950, the commencement date of the Constitution. Next question, Dr. B.R. Ambedkar was elected to the Constituent Assembly from West Bengal, Bombay Presidency, Middle India or Punjab. So the correct answer is Bengal Presidency. In the preliminary election held in 1946, Dr. B.R. Ambedkar was elected from the eastern part of undivided Bengal. Later on, this region became part of Pakistan, and then Ambedkar was elected as the member of Constituent Assembly from Pune seat of Bombay Presidency, which was vacant after the resignation of M.R. Jaikar. Since Dr. B.R. Ambedkar was elected from East Bengal and not West Bengal, so option B is the correct answer. Next question, year of birth and death of Dr. B.R. Ambedkar: 1886, 1951,
1891, 1956, 1877, 1961, 1889, 1961. Correct answer is option B, 1891 and 1956. Dr. B.R. Ambedkar, who played a prominent role in drafting the constitution, was born on 14th April 1891 and died on 6th December 1956. In which year was Jana Gana Mana adopted as the national anthem of India? 1948, 1949, 1950, 1951. So the correct answer is option C, 1950. The Constituent Assembly adopted Jana Gana Mana as the national anthem of India as 24th January 1950. A formal rendition of the national anthem takes 52 seconds. Next question. The state emblem was adopted by Government of India on 15th August 1948, 2nd January 1947, 26th January 1948 and 26th January 1950. So the correct answer is option D, 26th January 1950. The state emblem, which is extracted from Ashok pillar at Sarnath, Varanasi, was adopted by the Government of India on 26 Jan 1950. Next question. Consider the following statement. The discussion in the third round table conference eventually led to the passing of the Government of India Act 1935. Next, the Government of India Act 1935 provided for the establishment of an All India Federation to be based on a union of the provinces of British India and princely state. Which of the statements given above is correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. So the correct answer is option C, both one and two. During the third roundtable conference, a plan was presented to finalize the Government of India Act 1935. In this act, provision was made to form an All India Federation comprising of state of British India and princely state. From above, it is clear that both given options are true. Third roundtable conference was organized in 1932 in London and Congress did not participate in this conference. क्योंकि कांग्रेस ने कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था? ओनली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुए थे? लंदन में. नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर आर टू स्टेटमेंट. यहाँ एक स्टेटमेंट है और दूसरा उसका रीजन है. इसमें ये बताना होता है कि जो स्टेटमेंट, जो रीजन है वो स्टेटमेंट के लिए सही है कि नहीं है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. The Constitution of India provides for all necessities of the country. Reason, it is known or called as adopted constitution. In relation to aforesaid, which one is true? A and R both are true, and R is correct explanation of A. A and R both are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is wrong. A is wrong, but R is true. So the correct option is B. A and R both are true, but R is not the correct explanation of A. The Indian Constitution is able to provide for all the necessities of the country. It is also well versed to future prospect as it contains a provision of amendments. On the other hand, it takes a view and principle from the constitution of various other countries. Thus, it may be called as adopted constitution. Thus, both A and B are true, but R is not the correct explanation of A. Next question. Deferment of adult franchise for 15 years was advocated in the Constituent Assembly by Dr. Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad, Dr. Bhimrao Ambedkar. Answer is C. Maulana Azad. At the time of discussion on adult franchisee, Maulana Azad in Constituent Assembly pleaded for deferment of adult franchisee for 15 years. But Dr. Rajendra Prasad and Jawaharlal Nehru supported for his adoption strongly. Next question. Consider the following statement and choose the correct answer by using the code given below. Again, assertion and reason. Assertion is India is a democratic country. Reason, India has a constitution of its own.
code. Both A and R are true and R is correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. Both A and R are false. Correct answer is option B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Assertion A and reason both are correct. India is a democratic country in which important decisions of governance are taken by elected representative of the people. India has a written constitution. Hence, the United Kingdom, being a democratic country, does not have a written constitution. On the contrary, non-democratic countries do have some form of constitution to maneuver the functioning of the government. Next question. Who among the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India? C. Rajagopalachari, Jayaprakash Narayan, Acharya Kripalani, Mahatma Gandhi. Answer option D is correct. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi suggested that the Indian National Congress was formed only for achieving independence and should be disbanded as a political party after independence of India. Next question. Who was the president of Indian National Congress at the time of partition of India? J.B. Kripalani, Jawaharlal Nehru, Maulana Abdul Kalam Azad, C. Rajagopalachari, none of the above or more than one of the above. So correct answer is option A, J.B. Kripalani. J.B. Kripalani was the president of Indian National Congress at the time of partition of India. Next question. In their nationalist reaction, the founding father of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest and emotions. This view is credited to Morris Jones, Hargrave Jr., Alexandrovist, Ivor Jennings, and the correct answer is Ivor Jennings. The above comment was made by Sir Ivor Jennings on the provision for protection of minority in Indian Constitution. Next question. Constituent Assembly was Congress and Congress was India. Who said this? Austin, C.R. Attlee, Winston Churchill, Lord Mountbatten. Answer A. Option A correct. Austin. The above statement that Constituent Assembly was Congress and Congress was India was made by famous historian Grenville Austin. Next. Who said India is quasi-federal state? Lord Bryce, Ivor Jennings, H.J. Lasky, K.C. Ware. Answer K.C. Ware. K.C. Ware said that India is a quasi-federal state. Next question. Who is the beginning presented the idea of Indian Constituent Assembly in pre-independent days? M.N. Roy, B.R. Ambedkar, Annie Besant, Jawaharlal Nehru. So option A is correct. M.N. Roy. The idea of Constituent Assembly was put forward for the first time by M.N. Roy in the year 1934. First formal demand for the Constituent Assembly was made by Swaraj Party at the conference in Ranchi held in May 1934. Next question. It is an agreement by free will to be terminated by free will. The above statement of Pandit Jawaharlal Nehru refers to which of the following? India's association with the Commonwealth of Nations, Treaty of Panchsheel, Simla Agreement, or none of the above. So the correct answer is option A, India's association with the Commonwealth of Nations. Next, how many women members are there in Indian Constituent Assembly? 15, 13, 12, 10. Correct option is 15. Total number of women in Constituent Assembly was 15. They were Amu Swaminathan, Annie Mascarenhas, Sarojini Naidu, Dakshiani Velludhan, G. Durgabai Deshmukh, Hansa Mehta, Kamla Chaudhary, Leela Roy, Malti Chaudhary, Rajkumari Amrita Kaur, Renuka Rai, Purnima Banerjee, Begum Ijaz Razula, Suchita Kripalani और Vijayalakshmi Pandit. Next question. Who speaks of India's self-reliant social system? The rural system in India is a tiny republic. Charles Metcalfe, Burke, Mill, Cunningham. Option A, Charles Metcalfe. In 1813, Sir Charles Metcalfe, then acting Governor General of India, wrote
The village community are little republic, having nearly everything they want within themselves and almost independent of any foreign relation. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव power from the Constitution of India, the President of India, the Prime Minister of India, the Parliament of India. So the correct answer is option A, the Constitution of India. The state and the central government derive power from the Constitution of India, which is the source of all the power of the center and state government. The President, the Prime Minister and the Parliament of India all find mention in the Constitution itself. और इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें एंड आई विश यू ऑल स्टे हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।